नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल जंक्शन में। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आम जिंदगी से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में और हम कानूनी मदद कैसे ले सकते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो छेड़छाड़ पर है और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार सिंह, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहे हैं और अभी हाल में वो के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कोई लड़की है, आम महिला की अगर हम बात करें, वो सड़क पर चलती है और उसको कोई छेड़ता है या कोई कमेंट करता है, तो उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई है? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। और ये घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। लड़कियां स्कूल जाती हैं, मार्केट में सामान लेने जाती हैं, तो तमाम मनचले लड़के या शोहदे उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार ने जो हमारे यहाँ का कानून बना, भारतीय दंड संहिता में कई उपचार प्रदान किए हैं जिसकी जानकारी होना आवश्यक है। पहले मैं ये बता दूं कि लड़कियों को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षित होना भी ज़रूरी है और उनका साहसी होना भी ज़रूरी है कि वो उसको कैसे फेस करें। तो उनका पहला उपचार तो यही है। आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो उन्हें हमारी सरकार ने वोमेन हेल्पलाइन जारी कर रखी है, 1090 1091। तो उन पर वो कॉल करें। इसका भी कॉलेज में, समाज में प्रचार प्रसार बहुत हुआ है और होना चाहिए। तो वो तुरंत अपने मोबाइल से सूचना देंगी। साथ में पुलिस को 112 नंबर पर, जो पहले 100 नंबर था, तुरंत सूचना देंगी। तो निकटस्थ जो भी पुलिस वैन होगी या कांस्टेबल्स होंगे, पुलिस फोर्स होगी, वो अविलंब वहाँ पहुँचेगी। ये तो एक तात्कालिक कार्रवाई है जो की जानी चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ प्राविधान क्या है, तो आईपीसी की धारा 354 इसका छेड़छाड़ को रोकने के लिए और उसको दंडित करने के लिए प्राविधान करती है। अगर अब हमें ये जानना चाहिए कि छेड़छाड़ में ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो आते हैं, तो धारा 54 ये कहती है कि अगर किसी महिला की मर्यादा को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, तो ये अपराध 354 की श्रेणी में आएगा और इसमें कम से कम 1 से 5 वर्ष तक की सज़ा है। बाद में सरकार ने इसको और गंभीर, इसमें और समावेश प्राविधानों का करते हुए इसके 4 पार्ट किए, 354A, 354B, 354C और 354D। तो इसमें 354B बहुत ही गंभीर अपराध माना गया। इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा को भंग करने के उद्देश्य से उस पर बल प्रयोग करेगा और उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास करेगा, तो निर्वस्त्र करने के प्रयास में अगर किसी ने उस पर हाथ मारा, उसका दुपट्टा छीना या उसका वस्त्र हरण का प्रयास किया, तो ये कवर होगा। इसमें कम से कम 3 वर्ष की सज़ा है, जो अधिकतम 7 वर्ष तक की हो सकती है। और 354A में किसी को दुर्भावना से छूना, महिला को छू दिया तो 354A का अपराध बन गया। अगर उसका पीछा किया, उसको उससे सेक्सुअल अनुचित मांग किया किसी भी माध्यम से, तो ये 354A का अपराध हुआ। इसमें भी कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष का प्राविधान है, प्लस जुर्माना भी है। तीसरा 354C, जिसमें यदि कोई महिला, लड़की या स्त्री किसी प्राइवेट स्थान पर अपना
कोई व्यक्तिगत कार्य कर रही है तो उसको अनचाहे रूप से बिना अनुमति के देखना या किसी को दिखाने के लिए प्रेरित करना, तो ये 354C का अपराध होता है। 354D, इसमें यदि किसी स्त्री का पीछा किया जाए और उसको मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या उसकी ईमेल के माध्यम से भी उसको पीछा उसका किया जाए, गलत आशय से, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से, तो ये 354D का अपराध होगा और इसमें भी कम से कम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा है। सर, ये जो छेड़छाड़ के केसेस आते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से टाइप के ये लोग होते हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इनके मानसिक रूप से पीड़ित इन्हें हम कह सकते हैं, और महिलाओं की छेड़छाड़ करना इनकी मानसिक प्रवृत्ति को दर्शित करता है, इनकी अशिक्षा को और इनके संस्कार को, बुरे संस्कार को दर्शाता है। तो इसके लिए परिवार और समाज की भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छी सीख दी जाए कि वो ऐसे कृत्यों से बाज आएं, और इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए कानून में कड़े प्राविधान किए गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, प्राविधान तो है, लेकिन इसमें उतनी ही जिम्मेदारी पीड़िता की भी है कि इस प्राविधान का वो प्रयोग करे, क्योंकि प्राविधान बनाने से ही अपराध नहीं रुक जाते। अगर किसी भी लड़की के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उस लड़की को क्या करना चाहिए? सबसे पहला, पुलिस को खबर करना चाहिए। अगर फ़ोन नहीं है तो आसपास के लोगों को बुलाना चाहिए, और सेल्फ डिफेंस में भी उसको ये राइट है, भारतीय दंड संहिता में ये प्राविधान है कि हम आत्मरक्षा में भी अपना बचाव कर सकते हैं। वो अपराध नहीं है, आप उस पर अटैक करिए, आप उसके ऊपर हाथ उठा सकती हैं। दूसरे नंबर पर सबसे पहले निकटस्थ थाने में FIR करें, बोल्डली जाके, क्योंकि ज़्यादातर लोक लाज और सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि एक अपनी मर्यादा को बचाने के चक्कर में लड़कियां इस बात को दबाती हैं और इसी से इन बात को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले FIR करें। FIR करने में भी सावधानी बरतनी है। यथासंभव यदि हम उस लड़के को जानते हैं तो हमें उसका नाम, पता FIR में लिखाना चाहिए, उसकी आयु लिखानी चाहिए। यदि नहीं जानते हैं तो अनुमान के आधार पे उसकी रूपरेखा, उसका चेहरा मोहरा, उसकी लंबाई चौड़ाई, आयु अनुमान के रूप में लिखवानी चाहिए। कितने बजे घटना हुई उसका समय लिखवाना चाहिए। किस स्थान पर उसने छेड़छाड़ किया वो स्थान लिखवाना चाहिए, उसका नाम लिखवाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि FIR जब अंकित हो जाए तो उसे संबंधित अधिकारी से मांग कर पढ़ना चाहिए कि क्या आपने जो FIR लिखाई है वो सही लिखी गई है या नहीं। यदि लड़की अनपढ़ है तो उसे सुनना चाहिए। ये प्राविधान है कि FIR लेखक FIR को अंकित करने के बाद वादी या पीड़ित या FIR कर्ता को पढ़कर सुनाएगा और उसके बाद ही अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। FIR की एक प्रति आपको प्राप्त होगी या पीड़िता को प्राप्त होगी, ये प्राविधान है दंड प्रक्रिया संहिता में, तो वो प्रति जरूर प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई पुलिसकर्मी ये कार्य नहीं करता है तो आप उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं। यदि उच्चाधिकारियों से भी आपको राहत नहीं मिलती है तो न्यायालय की शरण में हम जा सकते हैं और वहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता की में जो प्राविधान दिए गए हैं 156 सब क्लास 3 में, तो वहाँ भी परिवाद दायर किया जा सकता है।
सर जैसे अब आपने देखा होगा कि तारीफ़ भी 2 टाइप की होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं अरे तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, किसी महिला को अगर बोला जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी महिला को बोला जाए कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा फ़िगर काफ़ी अच्छा है। तो सर इस चीज़ में कानून क्या कार्रवाई करेगा और इस चीज़ में कानून कैसे इस चीज़ को देखता है? नहीं, देखिए, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अपराध में किसी व्यक्ति का क्या इंटेंशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि उसका इंटेंशन आपसे छेड़छाड़ का है या आपसे किसी प्रकार की अश्लीलता संबंधी वार्ता का है, आपकी तारीफ में उसकी यौन दुर्भावना परिलक्षित हो रही है, तो निश्चित रूप से वो अपराध माना जाएगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 509 आईपीसी ये प्राविधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति साउंड, जेस्चर, एक्सप्रेशन से भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है, उसके हाव भाव से भी ऐसा लगता है कि उसकी मानसिक दशा उस महिला से की गरिमा को भंग करने की है, उसकी मर्यादा को छूने की है, तो धारा 509 का अपराध बनता है और इसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। जिस लड़की को ये लगता है कि उसने ऐसा किया। कई बार लोग इनडायरेक्ट वे में, यानी 4 लड़कियां बैठी हैं और 4 लड़के दूसरी टेबल पर बैठे हैं और वो इशारा करके अपरोक्ष रूप से भद्दे इशारे या अश्लीलता संबंधी बात करते हैं, तो वहाँ पर धारा 509 आईपीसी में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। वहाँ भी कम से कम 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक सजा का प्राविधान है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि कदम आगे बढ़ाना, लड़कियों को, महिलाओं को या जो भी पीड़िता हैं, जब तक वो एक्शन नहीं लेंगी, अपराध पर अंकुश नहीं, पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एफआईआर ही एक रेमेडी नहीं है। होता क्या है कि आम समाज में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अपराधी क्यों फल फूल रहे हैं, जब उनके साथ सख्ती पुलिस कैसे करे? उसके लिए पीड़िता को पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। हमारी जो जुडिशियल, जो हमारी मशीनरी है, उसका सहयोग करना पड़ेगा। जब तक आप गवाही नहीं देंगी, जब तक आप साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो अपराधी को सजा हम कैसे दिला सकते हैं? वो चाहे माननीय न्यायालय हो, चाहे पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है केस को, उसको साक्ष्य की आवश्यकता है। और आपके साथ जो घटना हुई, उसका सबसे बड़ा साक्ष्य आप स्वयं हैं। आपकी अकेली गवाही अपराधी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। मैंने अपने सेवा काल में ऐसे अनेकों केस में अपराधियों को सजा दिलाया, जिसमें सिंगल टेस्टिमनी पर सिर्फ पीड़िता ने बयान दिया कि अपराधी ने ये दुष्कर्म किया, ऐसा अपराध किया। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है, हम लोग तो मशीन हैं, वो पीड़िता जो अंतिम क्षण तक अपने स्टैंड पर खड़ी रहे, किसी के दबाव में ना आए। कई बार सामाजिक दबाव होते हैं, कई बार पारिवारिक दबाव होते हैं, जिसके दोस्तों के दबाव होते हैं। जो पीड़िता है वो संयम कर जाती है, बाद में अपने बयान से मुकर जाती है। इसीलिए इन अपराधों को अशमनीय, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया है कि इसमें आप समझौता नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हॉस्टिलिटी हो जाती है, बाद में कंप्रोमाइज़ कर लिया आउट ऑफ कोर्ट, तो इससे बढ़ावा भी मिलता है, वो फिर दूसरी लड़की को छेड़ेगा। लेकिन अगर एक बार वो सजा खा जाएगा, तो फिर वो ऐसा बर्ताव करने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार सिंह, जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी महिला को कोई छेड़ता या छेड़छाड़ पर हम लोग क्या क्या लीगल रेमेडीज़ ले सकते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए लीगल जंक्शन में।